नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक अपने अंतिम चरण में है। 11 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। भारत की 117 सदस्यीय टीम पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए गई थी और अब तक भारतीय टीम ने 6 पदक अपनी झोली में डाले हैं। तो इस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रदर्शन क्या रहा, कैसा रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़े 2 शख्सियतों को। हमारे साथ हैं श्री चंचल भट्टाचार्य जी, जो कि खेल से जुड़े हुए हैं, रांची विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक हैं, तीरंदाजी से संघ से भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ कुछ अन्य खेलों से भी संबद्ध हैं। हमारे साथ हैं श्री प्रवीण मिश्र जी, जो कि खेल पत्रकार हैं और हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते ही इन्होंने भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा दिया जाने वाला खेल पत्रकारिता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। एक बार आपको और बधाई, आप पुरस्कार लेकर के दिल्ली से आ गए हैं। चंचल जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में चंचल जी आपसे करना चाहूँगा, पेरिस ओलंपिक में अभी तक 6 पदक भारत की झोली में आए हैं, अब तक क्या कहेंगे इस पर? आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट नहीं है। जैसे हम राष्ट्रीय खेल हॉकी को लेकर शुरू करते हैं, हॉकी में जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही थी, निश्चित रूप से गोल्ड और नहीं तो उससे कम सिल्वर भी होना चाहिए, लेकिन हम लोग ब्रोंज से संतोष कर लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि हॉकी की जो टीम इस बार शुरू से ओलंपिक में शुरू से जिस तरह प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ थी। हम ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, लास्ट जो जर्मनी के साथ जो मैचेस हुई है, शायद कहीं ना कहीं हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। दूसरी जो चीज़ें है, अगर अमित दास, रोहित दास को अगर कार्ड नहीं मिलता तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम फाइनल में जाता, लेकिन और संघर्ष होता। जहां हम लोग जर्मनी से हार के नीचे आए, 3rd पोजीशन के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो उस जगह अगर हम लोग कहीं प्लेंटी शूट आउट या आगे भी जाते तो निश्चित रूप से हम उस जगह हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम क्वालिफाई करती ज़रूर फाइनल में जितना नहीं जितना। उसके बाद जिस तरह से हम लोग प्रदर्शन किए, या आप लास्ट मैच में स्पेन के साथ जो 3rd पोजीशन का मैच हुआ, जिस तरह सीधे हमारे जो गोलकीपर है उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो मैंने लाजवाब, क्या उसके आगे भी कोई वर्ड अगर है खिलाड़ियों के लिए, शानदार। बहुत ही उन्होंने ये करके दिखलाया कि भारतीय टीम जो है निश्चित रूप से नंबर 1 थी। लेकिन मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हम लोग गोल्ड लेके आते। इतने ही नहीं, जो भी मैचेस हुए हैं आप अगर शुरू से देखेंगे, भारतीय टीम कहीं भी किसी से कम नहीं था। सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए था जो जर्मनी के अगेंस्ट में नहीं मिल पाया, और वो जो कार्ड मिला, हालांकि रिफरल में वो निर्णय हुआ, लेकिन उस पर भी मैंने हम बहुत ज़्यादा वहाँ से देख नहीं, टीवी में जो देखे वो जो है उस तरह से नहीं, कार्ड नहीं मिलना चाहिए था। अगर कार्ड भी मिलता तो ग्रीन कार्ड होना चाहिए था, लेकिन रेड कार्ड दिया, जो कि बहुत ही कड़ा पनिशमेंट आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो हमारी टीम आज हॉकी का फिर जो स्वर्णिम दिन था गोल्ड, वो लेके ज़रूर लौटती है। दूसरे गेमों में भी इसी तरह कमोबेश हमको जहाँ लगता है कि आपके मनु ने जो 2 मैंने पदक जीते, वो और चमक उसकी बदला जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उस जगह भी हम लोग थोड़ा सा मिस किए। हमारे आपने जैसा कहा आर्चरी में भी थोड़ा पॉइंट जो है कोमाली का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी या कुछ परेशानी था, ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस जगह भी हम लोग को एक पदक की उम्मीद की जा सकती थी। कांस्य के लिए हम लोग मुकाबला कर रहे थे। दीपिका ने काफ़ी निराश किया, जबकि उसको कम से कम गोल्ड ने तो सिल्वर तो लाना ही चाहिए था, इसलिए कि उसका अनुभव 4था ओलंपिक था उसके लिए। पहला कभी था कि हवा, लेकिन इस बार वो सब बातें नहीं थी। क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं उस टेम्परमेंट में वो फिट नहीं बैठी, या कहीं ना कहीं कुछ कमियां हम लोग में ज़रूर रही होगी जिसके कारण मेडल नहीं आ पाया। अब लास्ट जो अमन ने कल रात को कुश्ती में
देखिए वो ब्रॉन्ज मेडल लाया, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा आंका नहीं जा रहा था कि वो मेडल के बहुत बड़ा दावेदार है। जैसे नीरज चोपड़ा के लिए हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि वो गोल्ड लाएगा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाया जो आप पहला राउंड में उन्होंने दोहराया था कि फर्स्ट ही थ्रो में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। उसी तरह फाइनल में उन्होंने कहीं थोड़ा सा, हालांकि अपना रिकॉर्ड को बहुत अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तानी जो एथलीट थे, थ्रोअर थे, उन्होंने उससे अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हम लोग ये कहेंगे फिर वही बात, किस्मत, हो सकता है कि उस दिन उसको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, ओलंपिक का फाइनल गोल्ड के लिए प्रेशर, तो ये प्रेशर में हम लोग शायद कहीं ना कहीं पीछे हो गया है। प्रवीण जी, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे चंचल जी ने प्रेशर की बात कही, नीरज चोपड़ा की बात कही, और पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी जो था अरशद, उनकी बात कही, तो लेकिन उनके बीच तो बहुत फ़र्क था, 89.45 और उनका 3 बार 90 पार किया उन्होंने, 92.9, 97, 93, तो अंतर तो बहुत था। तो इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें उन्होंने फाउल भी किया, नीरज चोपड़ा ने फाउल भी किया, तो किस तरह का दबाव उन पर आएगा जबकि वो एक बार जीत चुके हैं इससे पहले? देखिए, नीरज चोपड़ा के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनको अनुभव की कमी है या उनके लिए वो प्रेशर है, वो वाली बात है। बात ये है कि बहुत सी चीज़ें फैक्टर होती है एट द टाइम जब आप फाइनल खेल रहे होते हैं और ओलंपिक जैसे जगह पे खेल रहे थे। लास्ट ईयर गोल्ड दिलाया, वो एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाने वाले प्लेयर हैं भारत के, हमें याद रखना चाहिए इस चीज़ को। इस वर्ष क्या था कि उन्होंने पहला जब थ्रो किया तो एक रिकॉर्ड कायम हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान के अरशद नदीम जो थे, उनकी पर्सनालिटी भी उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है उनके 6 फीट 4 इंच 6 फीट की हाइट है, नीरज 5'11" हाइट है, तो वो एक असर करता है कि कहीं ना कहीं इसमें। और जब वो 3 बार वो थ्रो कर रहे हैं 90+ में, तो वो एक फैक्टर उस जगह पर प्रेशर का काम करता ही है। और मैं यही समझता हूँ कि थोड़ा बहुत, हाँ, उस दिन लक नहीं था नीरज के साथ, अदरवाइज नीरज ने कहीं से वो एक ऐसा फैक्टर नहीं क्रिएट किया कि वो पदक नहीं थे और या गोल्ड ही जीतना था, ऐसा नहीं था। वो 1-2 पॉइंट का अंतर होता है हमेशा, और इस बार बस फैक्टर ये था कि नदीम ने ज़्यादा बेहतर किया है, तो वो डिज़र्व करते हैं। और ऐसे भी मेरा मानना है कि जब उन्होंने 2-3 फॉले कर दिए तो निश्चित रूप से उस पर अपना प्रेशर आ गया, उन पर हम पूरे भारतीय एक आस लगा के बैठे हुए थे कि नीरज इस बार फिर एक बार अपना पुराना रिकॉर्ड दोहरा ले, लेकिन उसको कहीं इस प्रेशर में भी हमको लगता है जो फॉल किए हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने फिर रिस्क नहीं लिया। भारतीय तक दबाव रहता है, नहीं, रिस्क नहीं लिया। हालांकि आप लोग ने जैसा कहा कि नदीम का हाइट है, तो हाइट का तो थोड़ा एडवांटेज जरूर मिलता है, लेकिन नीरज कहीं ना कहीं उस फॉल का प्रेशर जरूर, ओलंपिक का पूरा दुनिया का उस पर प्रेशर था, तो निश्चित रूप से इस पर हम ये कहेंगे कि उस पर प्रेशर का थोड़ा सा असर पड़ा। ये हम कह ही सकते हैं कि उन्होंने जब पहला थ्रो लिया फाउल के बाद, वही उनका सबसे लंबा थ्रो था और उसी ने उनको मेडल भी दिलाया। बहरहाल प्रवीण जी, भारत के ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें, जैसे चंचल जी ने बताया, कुछ खेलों में इन्होंने कहा कि हॉकी का एग्जाम्पल लिया, कुश्ती भी उसमें हो सकता था कि बस वहाँ तक पहुँच करके चूक गए, मेडल तक पहुँच करके चूक गए, फाइनल खेल सकते थे हम। ओवरऑल प्रदर्शन की बात करेंगे तो आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर? देखिए, भारतीय टीम बहुत बड़ी टीम है, 117 सदस्यीय अगर टीम है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें, और एक ऐसा रहता है जब भी वो ओलंपिक में जाते हैं तो हमें उम्मीद हो जाती है कि हम पिछले बार से बेहतर करेंगे या उससे ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे, ये एक उम्मीद है। लेकिन वास्तविकता थोड़ी इसके पीछे अगर जाएंगे तो ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रदर्शन है या हमारी उससे पहले की जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता है और क्या है। हमारा आज भी नीरज चोपड़ा से ऊपर हम नहीं उठते कि नीरज चोपड़ा ही अगर गोल्ड ले आए तो वो ही एक गोल्ड के दावेदार होंगे, और ये नए खिलाड़ियों पर उम्मीदें दारोमदार क्यों नहीं हो, या उनसे क्या उम्मीदें हैं, वो किस तरह से तैयार हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हमेशा ये फ़र्क भारतीय खिलाड़ियों के साथ रहा है तैयारी का, और दूसरा रहा है एक ओलंपिक का कहीं ना कहीं दबाव का, चाहे वो मीडिया का दबाव हो, चाहे वो अपना पर्सनल वो ले लेते हैं उस वक्त का दबाव हो, तो ये दबाव का कारण ऐसा है। ओवरऑल प्रदर्शन में हमें 2-3-4 मेडल की उम्मीद करनी चाहिए थी, जिसमें कुछ शूटिंग से होना चाहिए था, तीरंदाजी में दीपिका और से हमें उम्मीद थी, चौथा ओलंपिक था उनका, अनुभव की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन अगर देखें तो सबसे ख़राब प्रदर्शन भी उन्हीं का रहा।
तो वो एक हमारे लिए था। मनु भाकर ने जब शुरुआत की थी तो वो जैसे शुरुआत हुई ओलंपिक की शुरुआत में ही उन्होंने जब मेडल दिला दिया तो उम्मीदें बढ़ गई थी कि हमें इस बार हमारे पास चांसेस है, वो भी 2-2 मेडल, इतिहास बनाया उन्होंने। लेकिन फिर हमारे पास शूटिंग में अगर आप आगे जाएँ तो उसके बाद 3, 4, 5 जैसे ओलंपिक में रहा है कि हमारे यहाँ, चाहे विजय कुमार पहले ओलंपिक में रहे और राज्यवर्धन सिंह राठौर, उस वक्त हमारे पास 2 या 3 ओलंपिक के मेडल हुआ करते थे शूटिंग में। यहाँ पर जाके हम स्टॉप हो जाते हैं, 2 ही खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी वही हमारे पास होते हैं जो टॉप होते हैं। तो एक वो रीज़न होता है। तीरंदाजी हमने बात की, भारतीय ओलंपिक में अगर हम लोग हॉकी को देखें तो हॉकी का ये चंचल दास से मैं सहमत हूँ कि वो लक वाली बात होती है। उस दिन गोल्ड मेडल के हम दावेदार थे क्योंकि भारतीय टीम ने शुरुआत से जो खेले हैं, ये एक उनके लिए फैक्टर है कि उस दिन वो उनका लक नहीं था। अमित रोहिदास की बात कर रहे थे कि उनको रेड कार्ड दे दिया गया। अगर वो वाकई रेड कार्ड नहीं होता उस वक्त तो एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देख सकते थे। इंडिया टीम, मुझे लगता है कि उस वक्त अगर वो होते तो फाइनल होती। तो एक ये चीज़ है। और अदर गेम्स में हम कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता कि उम्मीदें ही हम करते हैं, गिने चुने ही हमारे खिलाड़ी हैं या हमारे खेल हैं जिसमें हम पदक की उम्मीद करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम बात करें पहलवानी में, तो कुश्ती में हमें जो मेडल मिला वो एक है विनेश फोगाट के साथ हम जानते हैं कि क्या हुआ। तो विनेश फोगाट का एक मेडल अगर होता, या अभी तो उनकी वो चल ही रही है प्रक्रिया कि क्या उनको दिया जाए, वर्ल्ड का एक चल रहा है उन पर कि क्या नियमावली किस स्तर पर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मेडल के लिए। लेकिन विनेश फोगाट का एक मेडल होता तो हमारे पास मेडल की संख्या बढ़ती और वो फाइनल में थी तो हो सकता है गोल्ड होता, जो गोल्ड हमारे पास अभी एक भी नहीं है, वो एक गोल्ड होता। तो ये कहीं ना कहीं असर है कि संतुष्टि की बात होगी तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है भारतीय टीम के प्रदर्शन से। हम लोग बात करते हैं जैसे गोल्ड अभी नहीं है, एक गोल्ड एक टीम को अंक तालिका में बहुत ऊपर पहुंचा देता है। ये तो पाकिस्तानी एक ही गोल्ड है लेकिन कहाँ 53 पे आ गए थे, हम 69 पर है, जबकि हमारी कंटीजेंट बहुत ज़्यादा है। उम्मीद हम लोग को ज़्यादा होना चाहिए। मैं अजय जी आपसे खाली एक छोटा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी प्रवीण जी ने कहा कहीं ना कहीं हम लोग जब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं कोई भी प्लेयर तो उसको तो अच्छे कैंप्स और ये मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी ग्रास रूट की बात सोची नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ या छोटे से राज्य से भी आप चर्चा करें, हम लोग ग्रास रूट के लिए कभी सोचे ही नहीं। अभी सरकार के पास कोई भी कोचिंग कैंप एशिया के हो या वर्ल्ड कप के लिए कोचिंग कैंप की संख्या घटा दी है सरकार ने। अगर ये ग्रास रूट से शुरू हो तो निश्चित रूप से हमारे पदक बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं और देशों में देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर चीन को ही लेते हैं जी। तो चीन में खिलाड़ी को बिल्कुल एकदम छोटे समय से ले लिया जाता है और उसको नहीं छोटे स्तर से तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ भी पहले जैसे कैंप्स होते थे, एशियाई गेम में आपको जाना है या वर्ल्ड गेम के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 महीना 4 महीना के कैंप होते थे। अब ये कैंप सरकार ने बंद रखे पिछले 2 साल से। ये चीज़ अगर ध्यान दे तो निश्चित रूप से हमारे पदकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगी। कैंप तो बिल्कुल करना ही चाहिए। कैंप स्किल्ड प्लेयर के लिए जैसे हुआ कैंप, और आप जैसा कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर काम, वो निश्चित रूप से एक, जैसा मैं चीन का चर्चा कर रहा था कि सरकार ले लेती है और वजीफा भी मिलता है, उनके परिवार वालों को कुछ पैसा भी मिलता है और खिलाड़ी को वो अपने स्तर पर अपने तरीके से आगे बढ़ाती है। हमारा देश 141 करोड़ का है, मेडल हमारे पास सिर्फ 7 है। बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि भारत के 10वें हिस्से के एरिया के जैसे देश होंगे, उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा मेडल होंगे। जैसे यूक्रेन ही है, 39 मेडल उनके पास है ओलंपिक के, जहाँ की भारत की टीमें जा कर के सीखती हैं। तो आप जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि ओलंपिक खेल लेते हैं, एक मेडल पर हम लोग बात करते हैं, तो क्या इतना बड़ा जो देश है, इतना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल का भी यहाँ पर है, इतना पैसा यहाँ पर है, तो फिर क्यों हम सिर्फ एक मेडल की बात करते हैं कि एक मेडल बढ़ जाए। जैसे पिछली बार 7 था, हम कह रहे थे कि 10 हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे बहुत आगे होना चाहिए था देश? निश्चित रूप से, लेकिन वही है कि हम खाली ओलंपिक जो क्वालिफाई करते हैं उसके लिए सोचते हैं, नीचे लेवल पर हम लोग कभी सोचा ही नहीं। उसके बावजूद हम ये बताना चाहेंगे कि आप अगर कुश्ती की बात लें, कुश्ती में एक मेडल आ गया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन कुश्ती में कहीं ना कहीं फेडरेशन का लड़ाई, ये भी एक मामला जरूर है कि हम लोग मेडल उससे थोड़ा एक आध मेडल और आ सकता था। कुश्ती में अगर लड़ाई नहीं होती तो निश्चित रूप से कैंप चलती, विवाद थोड़ा सा नहीं होता। आदमी ये फोगट की बात करें तो ये मेंटली अपडेट नहीं हो पाए,
अगर ये मेंटली और अपडेट होते तो निश्चित रूप से ये जहाँ 100 ग्राम की बात आ रही है ये चीज़ नहीं होता। मेरे मानना यही है कि ये 100 ग्राम कभी नहीं होता। क्या है, इतने दिनों से उन्होंने खेल रखा है, ओलंपिक में पहली बार तो भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे अमन ने पहली बार भाग लिया, तो जानकारियाँ पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर उनको ये 100 ग्राम जो है जिसके कारण आज चर्चा हो रही है वर्ल्ड, तो ये चीज़ अगर हम लोग फेडरेशन में अगर ये लड़ाइयाँ नहीं होती तो हम लोग एक आध मेडल और उम्मीद कर सकते थे। तो जैसे लड़ाई है और आपसी कुछ भी है, ये सब चीज़ तो एक अनावश्यक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा अलग से अगर हम देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत एक सक्षम देश है? अगर खेल की हम बात करें, हर क्षेत्र में हम आगे हैं, खेल में उतने आगे नहीं, आगे तो ज़रूर हैं, पहले से आगे बढ़े हैं, लेकिन उतने आगे हम नहीं बढ़े हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कमी इसमें हो सकती है? जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैंप का उदाहरण दिया और ग्रास रूट लेवल का उदाहरण दिया, आपका इस पर क्या नज़रिया है? मेरा भी बिल्कुल चंचल दास से मिलता हुआ नज़रिया है कि अगर आप ओलंपिक जब हमारे पास 4 साल में आता है तब हम सोचते हैं कि हमारा मेडल 7 से 10 हो जाए, 12 हो जाए, मैक्सिमम ये लक्ष्य लेके चलते हैं। 117 खिलाड़ी हमारे खेल रहे होते हैं, हम उसके 50% की भी बात नहीं करते हैं। तो ये उसी मेंटालिटी को पहले तो समझना पड़ेगा, आपको उसी मेंटालिटी को जज करना पड़ेगा कि हम 50% मेडल की भी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने बड़ा कॉन्टीजेंट इस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, इतने बड़े प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में, तो वहाँ से ये सोचना चाहिए। और हमेशा मेरा तो मानना है कि शुरुआत से जो ग्रास रूट लेवल की बात की जाती है, वहाँ से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ओलंपिक लक्ष्य उस दिशा से ही तय होनी चाहिए। इस दिशा से तय नहीं होती है कि आपने अगर एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता हो या आपने वर्ल्ड कप में मेडल जीता हो तो आपको हम 4 महीने का विदेश में कैंप दे देंगे और आप ओलंपिक मेडल ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ग्रास रूट लेवल से आपकी जो कमियां हैं या जो धीरे धीरे आप जीत रहे हैं उसका एक जो पॉजिटिव फैक्टर है, या कहीं ना कहीं उसका एक ये है कि आप गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास कोचेस बदल रहे हैं, आपकी टेक्निक बदल रही है, आप आज साइंटिफिक टेक्निक की बात हो रही है, आज बायोमैकेनिकल ट्रेनिंग की बात हो रही है, वहाँ हम पहुँच ही नहीं पाते। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक आने से 2, 4, 5 महीने पहले या साल भर पहले 1-2 कैंप हमारे सरकार के द्वारा बाहर भेज दिए जाते हैं, तो वो कैंप मिलता है। लेकिन वो कैंप प्रॉपर क्यों नहीं संघों के जरिए, फेडरेशंस के जरिए भारत में ही हो, रेगुलर बेसिस पे हो, रेगुलर टूर्नामेंट हो। क्रिकेट देखिए, आज क्रिकेट के आगे है भारतीय टीम, आज चाहे बिल्कुल नई कुमर है लेकिन फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। रेगुलर मैचेस होते हैं, रेगुलर मैच होते हैं। आप IPL देखिए, अलग तरह के लीग खेलते हैं, कोई प्लेयर बैठा नहीं रहता है, तो अपने आप को जितना ग्राउंड में रखते हैं उतना उनके लिए परफॉर्मेंस और उनका रिजल्ट बेहतर होता है। लेकिन हमारे साथ वो चीज़ें नहीं है। सीधे हम एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, यहाँ तक बात करते हैं, वहाँ मेडल जीतता है, बहुत खुश हो जाते हैं। ओलंपिक के लिए आपको शुरुआत से ग्रास रूट लेवल से ही काम करना पड़ेगा। चाइना की बात कर रहे थे, चाइना 6 या 7 साल से बच्चे को तैयार करना शुरू कर देता है। अगर वो किस स्पोर्ट्स में जाना है तो उसकी तैयारी 7 साल से शुरू हो जाती है, 8 साल से शुरू हो जाती है उस बच्चे की। तब वो जा करके 12 या 14 साल में ये सपना देख पाता है कि वो ओलंपिक में जाएगा। और हम 18 या 20 साल के खिलाड़ी से उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक की हम तैयारी कराएंगे इनसे। तो ये मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी बात है। जी ज़रूर, तो आपने सही कहा। चंचल जी, आप स्वयं तीरंदाजी संघ से जुड़े हुए हैं, आपने चर्चा भी की तीरंदाजी की। तीरंदाजी में आज तक कोई मेडल नहीं आया है और हर बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि मेडल आएगा। इस बार नहीं आया, इस बार ऐसा क्या था? जैसे आपने दीपिका का भी नाम लिया, आपने 4 बार ओलंपिक खेला उन्होंने, और एक और खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी ने भी खेला, वो भी कहा। तो अनुभव भी काम नहीं आया, अभ्यास भी काम नहीं आया, मेडल क्यों नहीं आया? देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं फिर हम यही बोल रहे हैं कि ओलंपिक का मनोवैज्ञानिक दबाव जो हमारे, उसको हम लोग उतार नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। तो हम तो 4 वर्ल्ड कप खेलते हैं हर साल और वहाँ पर सबके सब ऑलमोस्ट सारे के सारे मेडल लेके वहाँ से आते हैं, तो ओलंपिक ऐसी क्या बला होगी जो वर्ल्ड कप में हम जीत रहे हैं? क्या है ना, इसमें थोड़ा सा हम उससे हट के बात करेंगे। जैसे इस साल हमारा प्रतिद्वंदी आप है, आपका तैयारी जो है था उसको हम नकल करके या आपके पीछे पीछे हम चलने का प्रैक्टिस किए, लेकिन तब तक इन्होंने उसकी दुगनी प्रैक्टिस कर रखी है और उसका टारगेट कुछ और रहा है। तो हम तो आपके तैयारी पर हमने भरोसा रखा कि आप क्या करेंगे, लेकिन तब तक इनका जो तैयारी था वो ऊपर लेवल चला गया, वो तैयारी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारतीय आर्चरी संघ ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, कोच भी बाहर से, और सोनीपत का जो सेंटर बना है, निश्चित रूप से खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। लेकिन ओलंपिक का जो दबाव है, वो दबाव कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर लेवल के जो लोग हैं, जैसे कोच है या
ट्रेनर है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमको लगता है थोड़ा कम मिल रहा है। ओलंपिक के लिए वर्ल्ड कप उन लोग 4 क्वालिफाई वर्ल्ड कप होता है, उससे क्वालिफाई करके ओलंपिक आते हैं। तो ये ओलंपिक वर्ल्ड जो होता है उसमें तो क्वालिफाई कर जाते हैं हमारे प्लेयर्स, बहुत अच्छी तरह से गोल्ड लेते हैं। लेकिन जो चाइना और अदर्स कोरिया के प्लेयर्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, वो खिलाड़ी को अपना सुरक्षित रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब 4 क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप खेले, उसी का प्रदर्शन को मैंने कहा कि आपको उसी प्रदर्शन को हम लोग आगे ले जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच जो खिलाड़ी चाइना, साउथ कोरिया इधर के जो प्लेयर्स हैं वो एक बैक ओलंपिक में आके तहलका मचा देता है, जो हम लोग उसी में पीछे हो जा रहे हैं। इसी का एक हम लोग मनोवैज्ञानिक दबाव से निकल नहीं पा रहे। जैसे कि दीपिका कुमारी हम बात करते हैं, हमारे राज्य हमारे ज़िले की खिलाड़ी दीपिका कुमारी 4 बार ओलंपिक खेल चुकी है। खेल पत्रकार के तौर पर आपने उसकी जर्नी को शुरू से देखा है, उस पर नज़र रखी है। आपको क्या लगता है दीपिका कहाँ चूकती है और क्या इसको माना जाए कि वो उसका आखिरी ओलंपिक है? हाँ, दीपिका के साथ ये है कि अनुभव का लाभ उनको बिल्कुल लेना चाहिए, उठाना चाहिए था। और मुझे लगता है उनका जो प्रदर्शन कमज़ोर हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके 1.5 साल का जो ब्रेक था, उनके 18 महीने का जो ब्रेक था उनका, उसका असर ज़रूर उनको पड़ा है। वो मैटरनिटी लीव में थी, मातृत्व अवकाश में उस वक्त, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। हालांकि जब वो उसके बाद उभर करके आई, नेशनल में मेडल जीता उन्होंने, नेशनल गोवा नेशनल में, उसके बाद वो वर्ल्ड कप स्टेज 3 में भी मेडल उन्होंने जीता है। तो वो एक ऐसी खिलाड़ी नहीं है, उनके पास मुझे लगता है 2008 से शुरुआत हुई थी उनकी जर्नी, 8-9 से, तो कैडेट से लेकर के हर जगह पर मेडल उन्होंने, एशियन हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड कप्स हो, सारे जगह पर उनके मेडल हैं। कॉमनवेल्थ में तो 2010 में डबल गोल्ड था उनके पास, जो शायद भारतीय टीम में किसी के पास आज तक नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर रही हैं, तो उनके से उम्मीद की जा सकती है उनसे कि वो ओलंपिक में बेहतर करेंगी। लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 ओलंपिक की बात करें, इससे पहले हम टोक्यो की और उससे पहले ब्राज़ील की जो रियो में हुआ था, उससे भी वो इस बार का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा है। और जहाँ तक बात इसकी है कि ये क्या उनका आखिरी ओलंपिक होगा, तो मुझे तो लगता है कि ये उनका आखिरी ओलंपिक होगा। बहुत लंबा उनका करियर हो चुका है, बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है, और अब जो नीचे प्लेयर हैं उनके बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत है उनसे कहीं ना कहीं। आप क्या कहेंगे चंचल? जैसे दीपिका कुमारी का तो कहना है, का स्टेटमेंट पे आया है कि जब तक हम ओलंपिक का मेडल मेरे पास नहीं आता है तब तक मैं बैठूंगी नहीं। जी। तो क्या ये संभव है? देखिए, अब उस पर एक चीज़ है कि फिटनेस, अब वो कितने फिटनेस अपने को बरकरार रख पाती हैं और टारगेट पर क्या एम कर पाती है, ये उनका मेन चीज़ है। अगर वो उनको आई साइट ठीक है और फिटनेस ठीक है तो निश्चित रूप से वो अगला ओलंपिक में भी एक प्रयास जरूर करेंगे कि हम एक मेडल देश के लिए ला सकें। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो फिट भी रहे, और जैसा कि हमने देखा उनका कमबैक बहुत अच्छा ही रहा है 18 महीना छोड़ने के बाद। प्रवीण जी, आप हॉकी को भी फॉलो करते हैं। हॉकी का जो क्वालिफायर हुआ था हमारे यहाँ ही हुआ था, रांची में ही हुआ था, महिला टीम वहाँ पर नहीं खेलने गई। पिछली बार महिला की टीम खेली थी, तो झारखंड के भी खिलाड़ी उसमें खेले थे। महिला हॉकी की बात करें, ओलंपिक में महिला हॉकी हमें नहीं देखने को मिली, इस पर आपका क्या कहना है? क्या वजह रही होगी कि जो हम लोग वहाँ पर नहीं थे? हमें याद है अच्छे तरीके से, जनवरी में, इसी साल जनवरी में ये क्वालिफिकेशन का आखिरी मौका मिला था। 6 देश की टीमें यहाँ खेल रही थी, रांची में ही ये क्वालिफायर हुआ था। मैं भारतीय टीम की ओलंपिक में नहीं पहुँचने की कहानी को सिर्फ इस तरह से देखता हूँ कि वो शायद वो दिन उनका नहीं था वो क्वालिफिकेशन का। थ्रू आउट उससे पहले एशियन वुमेंस चैंपियनशिप में भारतीय टीम बिना मैच हारे चैंपियन बनी थी, इसी रांची की ग्राउंड में, जिसमें अपने 3 खिलाड़ी लोकल खेल रहे थे। अब उसके बाद जब जनवरी में आता तो ऐसा कुछ नहीं था कि जनवरी में वो 1 महीने या 2 महीने में उनका गेम बदल गया। टीम बहुत बेहतर कर रही थी, सारे मैच खेल रही थी। वो जर्मनी के साथ भी अगर वो जो लास्ट तीसरे स्थान के लिए मैच खेल रही थी, जिसमें कि उसको अगर वो मैच जीती तो वो क्वालिफाई करती ओलंपिक के लिए, वह मैच भी 2-2 से बराबरी पर रहा था निर्धारित समय तक। तो वो ये बताता है कि भारतीय टीम कमज़ोर नहीं थी, बराबर मैच था। पेनल्टी शूटआउट में फैसला हुआ और वो भी बहुत ही 1 गोल का मार्जिन रहा था उनके साथ। तो ये एक कहीं ना कहीं फैक्टर है कि वो दिन उनके साथ नहीं था। संजय जी, आपने भी महिला हॉकी को फॉलो किया और आपने तो दशकों से फॉलो किया है।
हॉकी को और महिला हॉकी को भी। और चूंकि यहाँ पर गढ़ ही था महिला हॉकी का, और यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी, एक समय ऐसा हुआ करता था कि आधी टीम अपने छोटे नागपुर की हुआ करती थी। महिला हॉकी की बात करते हैं और ओलंपिक की बात करते हैं। जब ओलंपिक हुआ था तो सलीमा टेटी की तारीफ तो प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। आप किस तरह से देखते हैं इसको कि भारतीय टीम वहाँ पर नहीं थी और क्या वजह उसकी रही? देखिए, परवीन जी का उस बात से हम सहमत है कि किसी किसी दिन ऑफ होता है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो उस दिन जो मैच हुई, परवीन जी ने कहा कि ट्राई ब्रेकर में, तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं किस्मत, फिर हम वही फिर किस्मत की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्लेयर्स बहुत अच्छी खेली, लेकिन गोल जर्मनी की टीम ने करके आगे निकल गया। हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे खेले, फुल टाइम था, लेकिन टाई ब्रेकर है, किसी तरह से मिस हुआ है, और उस मिस का हम लोग खामियाजा आज भुगत रहे। इस जगह पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब ट्राई ब्रेकर की बात आती है तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि या तो ड्रैक्लिक की बात हो या गोल में इस तरह से ट्राई ब्रेकर का मैच हो, तो भारतीय टीम थोड़ी कमज़ोर हमेशा रही है इस जगह पर। हाँ, ये पेनल्टी तो कॉर्नर में भी हमेशा टाई ब्रेकर कमज़ोर रही है। हालांकि इस बार टाई ब्रेकर के कारण में फ्रिजेस के कारण ही हम लोग पुरुष टीम के साथ में महिला टीम की बात कर रहा था, तो इसमें ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं उनको उनकी तैयारी इस पर फोकस होकर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा। खेल में ऐसा होता है, खेल तो मेहनत का भी खेल होता है और भाग्य का भी खेल होता है, और भाग्य तो जीवन में हर जगह है, होता है, और दिन दिन का होता है। किसी दिन कोई चमक जाता, शून्य पर भी आउट होता है और 200 रन भी बनाता है। तो आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर, क्या अच्छा रहा, कहाँ पर चूक रही, कहाँ पर कमी रही, इस पर डिस्कस किया, हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए मैं दूरदर्शन की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का। आपको शुक्रिया आप दोनों का।